अब जरा सोचिए, हम 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में पहुंच चुके हैं। यह वह समय था जब साइंटिस्ट्स धरती की इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए टेक्निक्स और टूल्स का यूज करने लगे थे, और यहीं से शुरू हुआ सिज्मोलॉजी का सफर। पृथ्वी की संरचना को समझने में असली ब्रेक थ्रू तब आया जब 1889 में अर्नस्ट फॉन रेब्योर पाश्विट्ज ने पहली बार दूर दराज के अर्थक्वेक से आने वाली साइज्मिक वेव्स को रिकॉर्ड किया। यह वह मोमेंट था जब साइज्मोलॉजी ने पृथ्वी के अंदर झांकने के लिए एक नई विंडो खोल दी। लेकिन असली प्रगति तब हुई जब 1906 में रिचर्ड डिक्सन ओल्डहम ने इन साइज्मिक वेव्स का स्टडी करते हुए पृथ्वी के कोर का एग्जिस्टेंस खोज निकाला। ओल्डहम ने पाया कि साइज्मिक वेव्स दो मेन टाइप्स की होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स, जिन्हें प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है, सबसे तेज होती है और धरती में सबसे पहले महसूस की जाती है। ये वेव्स सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम से ट्रैवल कर सकती हैं। इसका मतलब यह था कि ये वेव्स पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों से होकर गुजर सकती हैं, चाहे वह सॉलिड हो या लिक्विड। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे साउंड वेव्स हवा में फैलती है, बिल्कुल उसी तरह पी वेव्स सॉलिड और लिक्विड दोनों मीडियम से होकर ट्रैवल करती हैं। ओल्डहम ने जब पी वेव्स का एनालिसिस किया तो उन्होंने देखा कि ये वेव्स पृथ्वी के अंदर डीप कोर तक पहुंच रही हैं और ये इंडिकेट कर रही हैं कि पृथ्वी का आउटर कोर लिक्विड हो सकता है। दूसरी ओर एस वेव्स, जिन्हें सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है, एक और महत्वपूर्ण डिस्कवरी साबित हुई। ये वेव्स पी वेव्स के बाद महसूस होती हैं और केवल सॉलिड मीडियम से ही गुजर सकती हैं। ओल्डहम ने ऑब्जर्व किया कि जब एस वेव्स पृथ्वी के आउटर कोर तक पहुंची तो वे आगे नहीं बढ़ पाईं। इसका मतलब यह था कि पृथ्वी के आउटर कोर में कोई लिक्विड सब्सटेंस है जिससे ये वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती। इस फाइंडिंग से ओल्डहम ने कंक्लूड किया कि पृथ्वी का आउटर कोर लिक्विड है और इसके ऊपर सॉलिड मेंटल मौजूद है। अब सोचिए, अगर आप धरती के अंदर झांक पाते और देखते कि वहां एक मैसिव लिक्विड मेटल लेयर बह रही है, तो क्या आप चैन से सो पाते? यह लिक्विड मेटल, जिसे साइंटिस्ट्स मोल्टन आयरन और निकल का मिक्सचर मानते हैं, इतना हॉट होता है कि इसे क्रॉस करना नामुमकिन है। ओल्डहम की यह डिस्कवरी साइंस कम्युनिटी के लिए एक बड़ा स्टेप फॉरवर्ड थी, क्योंकि इससे यह साबित हुआ कि पृथ्वी सिर्फ सॉलिड रॉक से नहीं बनी, बल्कि इसके अंदर एक लिक्विड आउटर कोर भी मौजूद है। इस डिस्कवरी के करीब 3 दशक बाद 1936 में डेनिश साइज्मोलॉजिस्ट इंगे लेमन ने ओल्डहम की फाइंडिंग को और आगे बढ़ाया। उन्होंने साइज्मिक वेव्स का डिटेल्ड एनालिसिस किया और पाया कि पृथ्वी के लिक्विड आउटर कोर के अंदर एक सॉलिड इनर कोर भी मौजूद है। लेमन ने पी वेव्स का गहराई से स्टडी करते हुए देखा कि ये वेव्स पृथ्वी के इनर कोर से भी गुजर रही हैं। यह डिस्कवरी ग्राउंड ब्रेकिंग थी, क्योंकि इससे यह साबित हो गया कि पृथ्वी के कोर के 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं, एक लिक्विड आउटर कोर और एक सॉलिड इनर कोर। सोचिए, अगर उस समय साइंटिस्ट्स के पास ये टूल्स और साइज्मिक वेव्स का स्टडी करने की कैपेबिलिटी ना होती, तो शायद आज भी हम धरती के अंदर की स्ट्रक्चर को समझने में असमर्थ होते। साइज्मोलॉजी ने हमें पृथ्वी के अंदर झांकने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी दी और पी वेव्स और एस वेव्स के इस एनालिसिस ने हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक नई दिशा दी। अब सवाल यह है कि अगर आपको मौका मिले कि आप धरती के इस लिक्विड और सॉलिड कोर को खुद जाकर एक्सप्लोर कर सकें, तो क्या आप रेडी होंगे? जैसे जैसे साइंटिस्ट्स धरती की लेयर्स को समझ रहे थे, उसी दौरान एक और बड़ी थ्योरी विकसित हो रही थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। 1912 का समय था। एल्फ्रेड वेगनर, जो एक जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट और पोलर रिसर्चर थे, उस समय के विज्ञान के नियमों को चुनौती देने के लिए तैयार थे। वेगनर ने एक ऐसी थ्योरी पेश की जो उस समय की साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एकदम नई और चौंकाने वाली थी। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि आज के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वे हमेशा से अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक समय पर वे सभी आपस में जुड़े हुए थे। उन्होंने इस विशाल महाद्वीप को पैंगिया नाम दिया, जिसका अर्थ था संपूर्ण पृथ्वी। उनका कहना था कि यह एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो करोड़ों साल पहले एक साथ था, लेकिन समय के साथ यह टूटकर कई महाद्वीपों में बंट गया और ये महाद्वीप धीरे धीरे एक दूसरे से ड्रिफ्ट होते हुए आज की स्थिति में पहुंचे। यह एक बहुत ही साहसिक प्रस्ताव था। उस समय की साइंटिफिक कम्युनिटी इस थ्योरी को आसानी से स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उनके पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि महाद्वीप सच में हिलते या स्थानांतरित हो सकते हैं। लोग यह मानते थे कि पृथ्वी का सरफेस स्थिर है और कॉन्टिनेंट्स हमेशा से वहीं थे जहां वे आज हैं। वेगनर की थ्योरी को इसीलिए भी संदेह की नजर से देखा गया, क्योंकि वह कोई जियोलॉजिस्ट नहीं थे, बल्कि एक मीटियोरोलॉजिस्ट थे। इससे उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठने लगे थे। लेकिन वेगनर के पास कुछ ऑब्जर्वेशंस थे जो उन्होंने ध्यानपूर्वक किए थे। उन्होंने सबसे पहले दुनिया के मानचित्रों को देखा और पाया कि अगर साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कोस्ट लाइंस को देखा जाए तो वे एकदम पजल के टुकड़ों की तरह फिट हो सकते हैं। यह उनके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का पहला आधार बना। उन्होंने सोचा कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्हें विश्वास था कि कभी ये 2 महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और बाद में धीरे धीरे अलग हो गए। वेगनर ने जब अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को और मजबूत करने के लिए एविडेंस की तलाश शुरू की, तो उन्होंने जियोलॉजिकल और पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस का गहराई से एनालिसिस किया। पेलियोंटोलॉजी, जो कि एक साइंटिफिक फील्ड है, पृथ्वी के एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स जैसे फॉसिल्स, जीवाश्म का स्टडी करती है।
फॉसिल्स के आधार पर साइंटिस्ट्स यह पता लगाते हैं कि लाखों साल पहले कौन से प्लांट्स और एनिमल्स पृथ्वी पर मौजूद थे। ये फॉसिल्स न सिर्फ जीवों की जानकारी देते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि उस समय के क्लाइमेट और एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी थीं। वेगनर ने पाया कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर सिमिलर फॉसिल्स पाए गए थे, खासकर साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कोस्टल रीजन्स में। एक उदाहरण के तौर पर मेसोसॉरस, जो कि एक छोटा फ्रेश वाटर रेप्टाइल था, के फॉसिल साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों जगह पाए गए। यह रेप्टाइल सिर्फ फ्रेश वाटर में ही रह सकता था और यह इंपॉसिबल था कि वह इतनी बड़ी अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर पाता। इसके अलावा ग्लोसोप्टेरिस नाम का एक प्राचीन प्लांट भी साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। यह पजलिंग था कि इतने बड़े ओशन से घिरे महाद्वीपों पर एक ही प्रकार के फॉसिल्स कैसे पाए जा सकते हैं। वेगनर ने यह कंक्लूड किया कि इन फॉसिल्स की सिमिलैरिटी यह इंडिकेट करती है कि कॉन्टिनेंट्स कभी एक साथ जुड़े हुए थे, जिससे इन जीवों और पौधों को फ्रीली माइग्रेट करने का मौका मिला था। जब ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होकर अलग हुए तो ये फॉसिल्स उनके रिस्पेक्टिव लोकेशंस पर रह गए। इस पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस ने वेगनर की थ्योरी को और भी स्ट्रॉन्गर बना दिया। इसके साथ साथ उन्होंने जियोलॉजिकल एविडेंस को भी एग्जामिन किया। उन्होंने पाया कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका की कोस्टल रॉक फॉर्मेशंस स्ट्राइकिंगली सिमिलर थी। खास तौर पर उनकी कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर इस बात की ओर इशारा करती थी कि एक समय ये दोनों कॉन्टिनेंट्स एक साथ कनेक्टेड थे। वेगनर ने यह भी ऑब्जर्व किया कि नॉर्थ अमेरिकाज एपलेचियन माउंटेन्स और नॉर्दर्न यूरोप के कैलेडोनियन माउंटेन्स की माउंटेन रेंजेस एक जैसी थीं। इनकी स्ट्रक्चर, अलाइनमेंट और एज में रिमार्केबल समानताएं थीं, जो इस बात का स्ट्रॉन्ग एविडेंस थी कि ये माउंटेन्स एक ही समय में बने थे, जब कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे और बाद में ड्रिफ्ट के कारण अलग हो गए। इन जियोलॉजिकल और पेलियोंटोलॉजिकल फाइंडिंग्स ने वेगनर की थ्योरी को एक सॉलिड फाउंडेशन दिया। उन्होंने यह आर्ग्यू किया कि यह महज कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि इतने सारे आइडेंटिकल फॉसिल्स और रॉक फॉर्मेशंस अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर मिले। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने सबसे बेहतर तरीके से इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन किया। समय के साथ जैसे जैसे और साइंटिफिक एविडेंस मिला, वेगनर की थ्योरी को साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक्सेप्ट करना शुरू किया और इसे अर्थ्स डायनामिक प्रोसेसेस को समझने का आधार माना। अब जरा सोचिए, अगर उस समय आप दुनिया के एक मैप को देखते और कॉन्टिनेंट्स को पजल की तरह फिट करने की कोशिश करते, तो क्या आपको यह अजीब लगता कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक दूसरे से जुड़े हो सकते थे? लेकिन वेगनर ने इसी तरह सोचा और यह सोच उनकी थ्योरी का फाउंडेशन बनी। लेकिन उनके क्रिटिक्स ने इस थ्योरी को तुरंत खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि अगर महाद्वीप सचमुच मूव कर रहे होते तो इसकी कोई ठोस मैकेनिज्म क्यों नहीं दिखाई दे रही? कैसे कॉन्टिनेंट्स भारी होने के बावजूद इतने बड़े डिस्टेंसेस पर ड्रिफ्ट हो सकते हैं? उस समय कोई भी इस सवाल का सटीक जवाब नहीं दे सकता था। वेगनर ने यह विचार रखा कि शायद महाद्वीप समुद्र के नीचे की चट्टानों पर तैर रहे हैं और यह टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण हो रहा है। परंतु उस समय के वैज्ञानिक इस बात से संतुष्ट नहीं थे और वेगनर की थ्योरी कई दशकों तक विवाद का विषय बनी रही। हालांकि समय के साथ जैसे जैसे अधिक साइंटिफिक एविडेंस मिलने लगा, वेगनर की थ्योरी को सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। 1950 और 1960 के दशक में जब प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी सामने आई, तब लोगों ने समझा कि वास्तव में पृथ्वी की सतह कई विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स में बंटी हुई है, जो धीरे धीरे हिलती रहती हैं। यह प्लेट्स वह बल प्रदान करती हैं जिससे कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सही थी और इसी ने प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, जिसने धरती की इंटरनल स्ट्रक्चर और डायनामिक प्रोसेसेस को समझने में एक बड़ी भूमिका निभाई। वेगनर की इस थ्योरी ने न केवल पृथ्वी की स्ट्रक्चर को समझने में मदद की, बल्कि इसके डायनामिक प्रोसेसेस को भी एक्सप्लेन किया, जैसे कि अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज और माउंटेन फॉर्मेशन। आप सोचिए, जब भी कोई भूकंप आता है या ज्वालामुखी फटता है तो उसके पीछे यही प्लेट मूवमेंट्स काम कर रहे होते हैं। वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए मंच तैयार किया और यह दिखाया कि हमारी धरती केवल लेयर से नहीं बनी, बल्कि वह लगातार मोशन में भी है। अब सोचिए, अगर आप 1912 में होते और किसी ने आपसे कहा होता कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या आप विश्वास करते? शायद नहीं, क्योंकि उस समय यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया और रेवोल्यूशनरी था। लेकिन आज हम जानते हैं कि वेगनर सही थे और उनकी थ्योरी ने हमें न केवल पृथ्वी की स्ट्रक्चर बल्कि उसकी डायनामिक प्रोसेसेस को समझने में भी मदद की। 20वीं सदी के मध्य तक वैज्ञानिकों का मानना था कि पृथ्वी की सतह स्थिर और स्थायी है और इसके नीचे कोई बड़ा बदलाव नहीं होता। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी ने इस स्टैटिक व्यू को पूरी तरह से बदल दिया। इस थ्योरी ने यह समझाया कि धरती की सतह असल में कई बड़ी प्लेट्स में बंटी हुई है, जो धीरे धीरे और लगातार मूव करती रहती हैं। यह प्लेट्स पृथ्वी की लिथोस्फीयर, क्रस्ट और अपर मैंटल से बनी होती हैं और यह सेमी फ्लूइड एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती हैं, जो अपर मैंटल का एक हिस्सा है। लिथोस्फीयर, जो पहले एक कठोर अनचेंजिंग सरफेस मानी जाती थी, वास्तव में डायनामिक है। यह कई टेक्टोनिक प्लेट्स में विभाजित है, जिनमें से हर एक प्लेट अपनी डिस्टिंक्ट मूवमेंट करती है। प्लेट टेक्टोनिक्स ने साबित किया कि यह प्लेट्स मूव करती हैं, कभी आपस में टकराती हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज,
कभी एक दूसरे से दूर जाती हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, और कभी एक दूसरे के बगल में स्लाइड करती हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। इन प्लेट्स की मूवमेंट्स धरती पर बड़े जियोलॉजिकल इवेंट्स का कारण बनती हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी ने हमें धरती की सतह पर होने वाले बड़े बड़े बदलावों को समझने का एक नया नजरिया दिया। यह थ्योरी बताती है कि हमारी धरती की सतह एक ठोस और स्थिर परत नहीं है, बल्कि यह कई बड़े बड़े टुकड़ों में बंटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे धरती एक विशाल पजल है और यह प्लेट्स उस पजल के टुकड़े हैं। जिस तरह से पजल के टुकड़े एक साथ फिट होते हैं, वैसे ही ये टेक्टोनिक प्लेट्स धरती की सतह के विभिन्न हिस्सों को चलिए शुरू करते हैं। लेकिन फर्क यह है कि ये टुकड़े स्थिर नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे और निरंतर गति में रहते हैं, जैसे एक नाव पानी की सतह पर तैर रही हो। टेक्टोनिक प्लेट्स धरती की सबसे ऊपरी परत यानी लिथोस्फीयर का हिस्सा होती है। लिथोस्फीयर के नीचे एक और परत होती है जिसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। यह एस्थेनोस्फीयर कुछ कुछ उस गर्म दलिया पॉरेज की तरह होती है जिसे आपने शायद कभी चम्मच से हिलाया हो। यह पूरी तरह तरल नहीं होती, लेकिन गाढ़ी और गर्म होती है, जिस पर टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती हैं। अब आप सोचिए, जैसे एक पतली छपटी नाव धीरे धीरे पानी में तैरती रहती है, वैसे ही ये टेक्टोनिक प्लेट्स भी एस्थेनोस्फीयर पर तैरती रहती हैं। लेकिन यह तैरना स्थिर नहीं होता। अगर आपने कभी आइस स्केटिंग की हो या लोगों को आइस स्केटिंग करते देखा हो, तो आप यह कल्पना कर सकते हैं कि कैसे अलग अलग लोग प्लेट्स की तरह बर्फ पर इधर उधर खिसकते रहते हैं, कभी टकराते हैं, कभी एक दूसरे के बगल से फिसलते हैं और कभी दूर चले जाते हैं। ठीक वैसे ही टेक्टोनिक प्लेट्स भी लगातार एक दूसरे के साथ टकराती है, खिसकती है या दूर होती है, और इनके बीच यह हलचल धरती की सतह पर बड़े बदलाव लाती है। जैसे स्केटिंग करते वक्त टकराने से धक्के लग सकते हैं, वैसे ही प्लेट्स के टकराने से भूकंप आ सकते हैं या पहाड़ बन सकते हैं। अब अगर हम धरती की सतह पर ध्यान दें, तो ये कई प्रमुख और कुछ छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स में बंटी हुई है। ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं और धरती की सतह पर बड़े बड़े बदलावों का कारण बनती है। सबसे पहले बात करते हैं मेजर प्लेट्स की। मेजर प्लेट्स वे बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो धरती के विशाल भूभागों को कवर करती हैं। आइए इन प्रमुख प्लेट्स पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि वे कहां स्थित हैं और उनका क्या महत्व है। सबसे पहले आती है पैसिफिक प्लेट, जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट मानी जाती है। यह प्लेट ज्यादातर पैसिफिक ओशन के नीचे फैली हुई है, लेकिन यह कई छोटे द्वीपों और समुद्र के नीचे के बड़े हिस्से को भी कवर करती है। इसका आकार इतना बड़ा है कि यह सीधे तौर पर रिंग ऑफ फायर के रूप में जानी जाने वाली क्षेत्रीय ज्वालामुखी और भूकंप गतिविधियों का केंद्र बनती है। इस प्लेट के किनारों पर लगातार टेक्टोनिक गतिविधियां होती रहती हैं, जिससे जापान, फिलीपाइंस और पश्चिमी अमेरिका में अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। पैसिफिक प्लेट का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह भूकंपीय गतिविधियों का मुख्य केंद्र मानी जाती है। इसके बाद आती है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, जो उत्तरी अमेरिका के बड़े हिस्से के साथ साथ इसके आसपास के समुद्री क्षेत्रों को भी कवर करती है। यह प्लेट अटलांटिक महासागर के पश्चिमी हिस्से और कैरेबियन क्षेत्र तक फैली हुई है। यह प्लेट भूकंप और पहाड़ी निर्माण का एक प्रमुख कारण भी है। सैन एंड्रियास फॉल्ट, जो कैलिफोर्निया में स्थित है, इसी प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच का संपर्क बिंदु है। जब ये प्लेट्स एक दूसरे के बगल से खिसकती हैं, तो भूकंप का खतरा बढ़ जाता है। इस प्लेट के कारण पश्चिमी अमेरिका में भू आकृतिक गतिविधियां निरंतर होती रहती हैं। अब बात करते हैं यूरेशियन प्लेट की, जो यूरोप और एशिया के बड़े भूभाग को कवर करती है। यह प्लेट न सिर्फ यूरोप के अधिकांश हिस्से को समेटे हुए है, बल्कि एशिया के विशाल भूभाग को भी अपने अंतर्गत लेती है। यूरेशियन प्लेट के पूर्वी किनारों पर यह पैसिफिक प्लेट से टकराती है, जिससे एशिया के पूर्वी हिस्से में भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं। इसके साथ साथ यह प्लेट इंडियन प्लेट से भी टकराती है, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ है, और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। इस टकराव के कारण दक्षिण एशिया और आसपास के क्षेत्रों में टेक्टोनिक गतिविधियों का लगातार प्रभाव पड़ता है। अब आती है इंडियन प्लेट, जो भारतीय उपमहाद्वीप और आसपास के क्षेत्रों को कवर करती है। यह प्लेट दक्षिण एशिया के विशाल हिस्से को कवर करती है, और यह वही प्लेट है जिसने यूरेशियन प्लेट से टकराकर दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों हिमालय का निर्माण किया। यह टकराव आज भी जारी है, जिससे हिमालयास की ऊंचाई हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। साथ ही इस टकराव के कारण नेपाल, उत्तर भारत और तिब्बत क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियां भी होती रहती हैं। अंत में बात करते हैं एंटार्क्टिक प्लेट की, जो अंटार्कटिका महाद्वीप और इसके आसपास के महासागरीय क्षेत्रों को कवर करती है। यह प्लेट ज्यादातर बर्फ से ढके अंटार्कटिका को नियंत्रित करती है, लेकिन इसके नीचे टेक्टोनिक गतिविधियां भी चलती रहती हैं। एंटार्क्टिक प्लेट बाकी प्लेट से दूर है, लेकिन इसके किनारों पर लगातार गतिविधियां होती हैं। अब बात करते हैं कुछ माइनर प्लेट्स की। इनका आकार छोटा होता है, लेकिन यह भी धरती की सतह में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में भूमिका निभाती है। पहली है नाज़का प्लेट, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास स्थित है। यह प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे धंसती है, जिससे एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। इस सबडक्शन प्रोसेस के कारण यह क्षेत्र भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। दूसरी है फिलीपीन प्लेट, जो फिलीपींस और आसपास के क्षेत्रों को कवर करती है। यह प्लेट लगातार पैसिफिक प्लेट के साथ टकराती रहती है, जिससे इस क्षेत्र में भारी भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं।
यह प्लेट भूगर्भीय दृष्टि से बहुत एक्टिव है। तीसरी है कोकोस प्लेट, जो मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट के पास स्थित है। यह प्लेट भी भूकंपीय गतिविधियों के लिए जानी जाती है और इसके सबडक्शन जोन्स के कारण यह क्षेत्र भूकंप के खतरे का सामना करता है। चलो हम अब उस स्केटिंग के उदाहरण से शुरुआत करते हैं। हमने अभी अभी समझा कि धरती की सतह कई बड़े बड़े टुकड़ों टेक्टोनिक प्लेट्स में बंटी हुई है, जो किसी आइस स्केटिंग रिंक में स्केटिंग कर रहे लोगों की तरह धीरे धीरे एक दूसरे के साथ टकराते, फिसलते और अलग होते रहते हैं। अब सवाल यह है कि जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या खिसकती हैं तो धरती पर क्या होता है। हम इसको तीन मुख्य प्रकारों में समझेंगे। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जहां प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं और टकराती हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जहां प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जहां प्लेट्स एक दूसरे के बगल से खिसकती हैं। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज से, जिसमें प्लेट्स आपस में टकराती हैं। अब सोचिए, जब दो आइस स्केटर्स प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और टकरा जाते हैं तो क्या होगा। जाहिर है जोरदार टकराव होगा। उसी तरह जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो धरती की सतह पर बहुत बड़े बदलाव होते हैं। यहां तीन तरह की टकराव होती हैं, ओशियानिक ओशियानिक, ओशियानिक कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। अब बात करते हैं ओशियानिक ओशियानिक बाउंड्रीज की, जहां दो महासागरीय प्लेट्स टकराती हैं। आपने कभी सोचा है कि अगर समुद्र में दो बड़ी नावें एक ही दिशा में आकर अचानक टकरा जाएं तो क्या होगा। आमतौर पर दोनों नावों में से एक भारी होगी और वह दूसरी के नीचे दब जाएगी। अब ठीक ऐसा ही होता है जब दो महासागरीय टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। इनमें से एक प्लेट ज्यादा भारी या घनी डेंस होती है और वह दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहा जाता है। अब जरा यह सोचिए, जब एक प्लेट धरती के नीचे धंसती है तो उसके नीचे की गर्मी और दबाव के कारण क्या होगा। बिल्कुल सही, वह प्लेट धीरे धीरे पिघलने लगेगी। अब जब यह प्लेट पिघलती है तो उसके नीचे से गर्म पिघला हुआ पदार्थ, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, ऊपर की ओर धक्का खाता है और ऊपर उठने लगता है। यह मैग्मा आखिरकार धरती की सतह तक पहुंच जाता है और जब यह बाहर आता है तो इसे हम ज्वालामुखी विस्फोट, वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। इस प्रक्रिया से समुद्र के अंदर ज्वालामुखीय द्वीपों का निर्माण होता है। लेकिन क्या आपको पता है, यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती। यह हजारों लाखों सालों तक धीरे धीरे चलती रहती है। इसी कारण से महासागर में कई बार समुद्र के नीचे ज्वालामुखी द्वीप उभरते हैं। जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे द्वीप देशों की उत्पत्ति कुछ इसी प्रकार की टेक्टोनिक गतिविधियों का नतीजा है। जापान के चारों ओर कई टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जिनमें पैसिफिक प्लेट और फिलीपीन सी प्लेट प्रमुख हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इनके बीच सबडक्शन होता है और इससे जापान जैसे ज्वालामुखीय द्वीप बनते हैं। अब सोचिए, जब एक प्लेट दूसरी के नीचे धंस जाती है तो इसके साथ कई अन्य घटनाएं भी होती हैं, जैसे कि समुद्र की गहराइयों में गहरे ट्रेंच बन जाते हैं। मारियाना ट्रेंच इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो दुनिया का सबसे गहरा महासागरीय ट्रेंच है। यह ट्रेंच तब बना जब पैसिफिक प्लेट और मरियाना प्लेट के बीच सबडक्शन हुआ। मरियाना ट्रेंच की गहराई लगभग 36,000 फीट से भी ज्यादा है और इसे पृथ्वी की सबसे गहरी जगह मानी जाती है। सबडक्शन के कारण सिर्फ ज्वालामुखी ही नहीं बनते, बल्कि यह प्रक्रिया भूकंपों का भी कारण होती है। प्लेट्स के बीच जब फ्रिक्शन होता है तो यह तनाव पैदा करता है और जब यह तनाव अचानक से रिलीज होता है तो भूकंप आते हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्र जो सबडक्शन जोन्स में स्थित होते हैं वे अक्सर भूकंप और ज्वालामुखीय विस्फोटों का सामना करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के नीचे इतने सारे ज्वालामुखी और भूगर्भीय हलचल क्यों होती है? इसका जवाब टेक्टोनिक प्लेट्स की इस मूवमेंट और सबडक्शन प्रक्रिया में छिपा हुआ है। जब ओशियानिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं और एक दूसरे के नीचे धंसती है तो यह एक बहुत ही धीमी लेकिन बेहद शक्तिशाली प्रक्रिया है, जो धरती की सतह पर बड़े बदलाव लाती है। ज्वालामुखीय द्वीपों का निर्माण और महासागरीय ट्रेंच का निर्माण इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण नतीजे हैं। समय के साथ यह द्वीप बड़े और शक्तिशाली होते जाते हैं और ये एक स्थायी भूभाग का रूप ले लेते हैं। जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे द्वीप इसी प्रकार की टेक्टोनिक गतिविधियों का नतीजा है और आज भी यह प्रक्रिया लगातार जारी है। यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया यह सवाल देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में इतने सारे द्वीप क्यों होते हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? अब इस सवाल को देखते ही मन में एक बात आती है, इतने सारे आइलैंड्स कैसे बने? चलिए इसे और आसान तरीके से समझते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, धरती की सतह टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है जो हमेशा धीरे धीरे हिलती रहती है। अब दक्षिण पूर्व एशिया में क्या हो रहा है? यहां कई प्लेट्स जैसे पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकराती है। जब प्लेट्स टकराती हैं तो एक भारी प्लेट दूसरी के नीचे धंस जाती है, जिसे हम सबडक्शन कहते हैं। इस सबडक्शन से क्या होता है? जब प्लेट्स टकराती हैं और एक प्लेट दूसरी के नीचे जाती है तो इसके नीचे की गर्मी और दबाव से यह पिघलने लगती है। यह पिघला हुआ मैग्मा धरती की सतह की ओर उठता है और ज्वालामुखी से बाहर आकर ठंडा होकर ठोस चट्टान बन जाता है। इससे नए आइलैंड्स का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया में 17,000 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं।
कुछ बहुत बड़े आइलैंड्स हैं जैसे सुमात्रा, जावा और बोर्नियो, जबकि कुछ छोटे वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं जैसे बाली और लोम्बॉक। इसी टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण इंडोनेशिया में इतने सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं जैसे माउंट मेरापी, जो अक्सर इरप्ट होता रहता है। अब चलिए फिलीपींस की बात करते हैं। यहां भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं जैसे लुजोन और मिंदानाओ। यहां भी फिलीपीन सी प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से आइलैंड्स का निर्माण हुआ है। इसी वजह से फिलीपींस भी ज्वालामुखी और भूकंप के लिए जाना जाता है। और आखिर में जापान को देखिए। जापान भी कई टेक्टोनिक प्लेट्स के मिलन स्थल पर स्थित है। यहां पैसिफिक प्लेट, फिलीपीन सी प्लेट और यूरेशियन प्लेट मिलती है, जिससे होन्शु, क्यूशु और शिकोकू जैसे बड़े आइलैंड्स बने हैं। यहां का मशहूर माउंट फूजी भी एक वॉल्केनिक माउंटेन है जो इसी प्रक्रिया से बना है। भूकंप की बात करें तो आपने सुना होगा कि इंडोनेशिया और जापान जैसे देशों में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये देश टेक्टोनिक प्लेट्स के मिलने वाले हिस्सों पर स्थित हैं। जैसे इंडोनेशिया में 2004 में आई भयंकर सुनामी, यह भी टेक्टोनिक एक्टिविटी का परिणाम था। तो इस तरह टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों की वजह से दक्षिण पूर्व एशिया में इतने सारे आइलैंड्स बने हैं। अब बात करते हैं ओशियनिक कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज की, जहां महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि एक भारी भरकम ट्रक कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक छोटी कार ओशियनिक प्लेट आमने सामने से तेजी से आकर टकरा जाएं। हम जानते हैं कि इस टकराव में कौन जीतेगा, है ना? ज्यादातर मामलों में छोटी कार ट्रक के नीचे दब जाएगी। ठीक ऐसा ही होता है जब धरती की महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती है। जब एक ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती है तो महासागरीय प्लेट ज्यादा डेंस यानी भारी होती है और वह महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंसने लगती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहा जाता है। लेकिन यहां कहानी सिर्फ प्लेट्स के टकराने की नहीं है, बल्कि इस टकराव से धरती की सतह पर बड़े बड़े बदलाव होते हैं। सोचिए, जब महासागरीय प्लेट धरती के अंदर की ओर धंसती है तो यह प्लेट गर्मी और दबाव के कारण पिघलने लगती है। पिघलने के बाद यह मैग्मा बनकर ऊपर की ओर उठता है और महाद्वीपीय प्लेट के किनारे पर पहुंचकर ज्वालामुखी का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया से ज्वालामुखीय पर्वत बनते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसी प्रक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह धरती के सबसे सक्रिय टेक्टोनिक क्षेत्रों में से एक है जो पैसिफिक ओशन के किनारे फैला हुआ है। इस क्षेत्र में बहुत सारे ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियां होती हैं क्योंकि यहां महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट्स लगातार आपस में टकराते रहते हैं। पैसिफिक प्लेट और इसके आसपास की प्लेट्स के बीच सबडक्शन की वजह से इस पूरे क्षेत्र में ज्वालामुखियों की भरमार है। जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और पश्चिमी अमेरिका इसी क्षेत्र में स्थित हैं और यह सब टेक्टोनिक टकराव के कारण अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखीय क्षेत्र माने जाते हैं। क्या आपने कभी एंडीज पर्वतों के बारे में सुना है? यह एक शानदार उदाहरण है कि कैसे महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट्स के टकराने से न केवल पर्वतों का निर्माण होता है बल्कि ज्वालामुखी भी बनते हैं। साउथ अमेरिकन प्लेट और नाज़का प्लेट के टकराने से एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। जब नाज़का प्लेट, जो एक महासागरीय प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे धंसने लगी तो इसके परिणाम स्वरूप एंडीज की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं बनी। लेकिन यह सब यहीं नहीं रुकता। अब जरा इस टकराव के दौरान होने वाली अन्य घटनाओं पर ध्यान दें। जब प्लेट्स आपस में टकराती है तो उनके बीच ज्यादा फ्रिक्शन होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे दो पत्थरों को जोर से रगड़ने पर क्या होता है, वे गर्म हो जाते हैं और उनमें घर्षण पैदा होता है। यही घर्षण टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच भी होता है और जब यह घर्षण एक सीमा तक पहुंच जाता है तो यह अचानक टूट जाता है और प्लेट्स के बीच का तनाव मुक्त हो जाता है। तब क्या होता है? भूकंप आते हैं। इस तरह के सबडक्शन जोन्स यानी प्लेट्स के नीचे धंसने वाले क्षेत्रों में लगातार भूकंपीय गतिविधियां होती रहती हैं और इस वजह से वहां के लोग अक्सर भूकंप का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए एंडीज पर्वतों के पास चिल्ली और पेरू जैसे देशों में अक्सर भूकंप आते हैं क्योंकि ये जगहें टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव के क्षेत्र में स्थित हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ भूकंप और ज्वालामुखी ही प्लेट्स के टकराने से बनते हैं? नहीं, इससे धरती के भूभाग में और भी बड़े बदलाव होते हैं। जैसे जैसे महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंसती है, वह जमीन को दबाती जाती है और इसके परिणाम स्वरूप बड़े बड़े पहाड़ बनते हैं। इसी प्रक्रिया से एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। यह टकराव बेहद धीमी गति से होता है। इस टकराव से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सबडक्शन जोन्स जहां प्लेट्स नीचे धंसती हैं, वहां महासागरीय ट्रेंचेस यानी गहरे समुद्री खाई भी बनती हैं। उदाहरण के लिए पेरू चिली ट्रेंच इसी तरह बना है जहां नाज़का प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे धंस रही है। यह ट्रेंच पृथ्वी के सबसे गहरे क्षेत्रों में से एक है और यह प्लेट टेक्टोनिक्स की ताकत का प्रमाण है। तो यह पूरी प्रक्रिया प्लेट के नीचे धंसने, मैग्मा के ऊपर उठने, ज्वालामुखी के बनने और पहाड़ों के उठने की धरती की सतह पर लगातार हो रही है और यही कारण है कि हमारे ग्रह पर ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और विशाल पर्वतों का निर्माण होता है। अब चलते हैं कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज की ओर, जहां दो महाद्वीपीय प्लेट्स आपस में टकराती हैं। अब जरा यह कल्पना कीजिए कि दो बड़े ट्रक एक दूसरे के सामने से तेजी से आ रहे हैं।
जैसे ही वे आपस में टकराते हैं क्या होगा? जाहिर है दोनों ट्रक इतने भारी होते हैं कि कोई भी आसानी से दूसरे के नीचे नहीं जा सकता। इसके बजाय दोनों ट्रक टकराकर एक दूसरे के ऊपर की ओर धक्का खाकर उठने लगेंगे। ठीक ऐसा ही होता है जब दो महाद्वीपीय टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। महाद्वीपीय प्लेट्स आमतौर पर ओशियानिक प्लेट्स की तुलना में हल्की होती है, लेकिन फिर भी वे इतनी घनी और भारी होती हैं कि जब वे आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट दूसरी के नीचे नहीं जा पाती। इसके बजाय दोनों प्लेट्स के बीच जबरदस्त दबाव उत्पन्न होता है जो धरती की सतह को ऊपर की ओर उठाता है। इस प्रक्रिया से विशाल पहाड़ों का निर्माण होता है। यह पूरी प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, लेकिन इसका असर इतना बड़ा होता है कि लाखों वर्षों में यह धरती की सतह पर भारी बदलाव लाती है। अब अगर हम इसके सबसे प्रसिद्ध उदाहरण की बात करें तो वह है हिमालय। यह पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और इसका निर्माण तब हुआ जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई। लाखों साल पहले इंडियन प्लेट दक्षिण की ओर स्थित थी और धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रही थी। यह प्लेट धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट के करीब आई और आखिरकार दोनों प्लेट्स में टकराव हुआ। सोचिए, जब इतनी बड़ी प्लेट्स आपस में टकराई तो क्या हुआ होगा? इस टकराव के कारण धरती की सतह पर एक विशाल दबाव उत्पन्न हुआ और इसके परिणाम स्वरूप हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने। यह टकराव इतना शक्तिशाली था कि इसके कारण न केवल हिमालय बल्कि तिब्बत का विशाल पठार प्लेटो भी बना। क्या आप जानते हैं यह प्रक्रिया आज भी चल रही है? इंडियन प्लेट आज भी धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि ये दोनों प्लेट्स महाद्वीपीय हैं और डेंस हैं, वे एक दूसरे को पूरी तरह से नीचे धकेल नहीं पा रही हैं। इसके बजाय इस टकराव के कारण हिमालय की ऊंचाई हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हिमालय हर साल लगभग 5 से 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में बढ़ रहा है। अब सोचिए, अगर यह टकराव न होता तो क्या हिमालय जैसा विशाल पर्वत बनता? लेकिन यह कहानी सिर्फ हिमालय की नहीं है। दुनिया के अन्य बड़े पर्वत भी इसी तरह से बने हैं जहां दो महाद्वीपीय प्लेट्स आपस में टकराई। उदाहरण के लिए एल्प्स पर्वत यूरोप में अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बने। जब दोनों प्लेट्स आपस में टकराई तो एल्प्स का निर्माण हुआ, जो आज यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला में से एक है। यह टकराव केवल पहाड़ों का निर्माण नहीं करता, बल्कि इसके साथ भूकंप भी आते हैं। प्लेट्स के बीच घर्षण के कारण बहुत ज्यादा तनाव जमा हो जाता है और जब यह तनाव अचानक से निकलता है तो धरती की सतह पर हलचल होती है, जिसे हम भूकंप के रूप में अनुभव करते हैं। इसीलिए हिमालय और एल्प्स जैसे क्षेत्रों में अक्सर भूकंप आते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र टेक्टोनिक टकराव के केंद्र में है। क्या आप जानते हैं कि हिमालय जैसे पर्वत श्रृंखला का निर्माण लाखों सालों तक चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा है? यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन इसका प्रभाव इतना बड़ा है कि यह धरती की सतह को पूरी तरह से बदल देती है। सोचिए, हर साल कुछ मिलीमीटर की वृद्धि के साथ आने वाले लाखों वर्षों में हिमालय कितना बड़ा हो सकता है। और यह टकराव सिर्फ हिमालय तक सीमित नहीं है। तिब्बत का पठार भी इसी टकराव का परिणाम है। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई तो न केवल हिमालय का निर्माण हुआ, बल्कि धरती के अंदर के दबाव ने तिब्बत को भी एक ऊंचा पठार बना दिया। आज तिब्बत दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। इस पूरी प्रक्रिया से हमें यह समझ में आता है कि कैसे प्लेट्स के बीच की टकराहट धरती की सतह पर बड़े बड़े पहाड़ों का निर्माण करती है और हमारी धरती को निरंतर बदलती रहती है। चलिए अब डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पर बात करते हैं, जहां प्लेट्स एक दूसरे से दूर हटती हैं। अब जरा सोचिए कि स्केटिंग रिंक में दो स्केटर्स एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। उनके बीच खाली जगह बनने लगती है। यही होता है जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती हैं। प्लेट्स के बीच की जगह को मैग्मा से भरने के लिए धरती के अंदर से गर्म लावा मैग्मा ऊपर की ओर आता है और जब यह लावा ठंडा हो जाता है तो नई धरती की परत बनती है। अब चलते हैं ओशियानिक डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की तरफ, जहां दो महासागरीय प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती हैं। अब सोचिए कि आप समुद्र के बीच खड़े हैं और दो बड़े द्वीप धीरे धीरे एक दूसरे से दूर खिसक रहे हैं। जैसे जैसे ये द्वीप दूर होते जाते हैं, उनके बीच एक खाली जगह बनती जाती है। अब इस खाली जगह में क्या होगा? धरती के नीचे की गर्मी और दबाव के कारण वहां से लावा मैग्मा ऊपर की ओर धक्का खाता है और वह दरार को भरने लगता है। जब यह लावा ऊपर आकर ठंडा होता है तो वह नए भूभाग का निर्माण करता है। इसे नई ओशियानिक क्रस्ट कहते हैं। इस प्रक्रिया से समुद्र के तल पर धीरे धीरे नई धरती बनती रहती है और यह समुद्र के तल को विस्तारित करती जाती है। जैसे जैसे प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती हैं, बीच की दरार से लगातार लावा आता रहता है, ठंडा होकर नई धरती बनाता रहता है और समुद्र के तल का विस्तार होता जाता है। इसी प्रक्रिया को सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि महासागरों के तल पर क्या होता है और प्लेट्स के बीच की यह दरार कैसे काम करती है। यह अवधारणा पहली बार 1960 के दशक में वैज्ञानिक हैरी हेस द्वारा प्रस्तावित की गई थी और यह धरती की सतह पर होने वाले बड़े बदलावों के पीछे का प्रमुख सिद्धांत है। इससे पहले वैज्ञानिकों को यह नहीं पता था कि महासागरों के तल पर भी धरती का निर्माण होता है और यह इतना सक्रिय क्षेत्र है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी बताती है कि जब दो महासागरीय प्लेट्स धीरे धीरे एक दूसरे से दूर खिसकती हैं तो उनके बीच एक बड़ी दरार बनती है। इस दरार को रिफ्ट वैली कहा जाता है। अब जरा यह सोचिए कि इस दरार में क्या होता है। धरती के अंदर का गर्म और पिघला हुआ पदार्थ
जिसे हम मैग्मा कहते हैं, उस दरार से ऊपर की ओर धक्का खाता है। यह मैग्मा धरती की सतह तक पहुंचता है और जब यह ठंडा होता है तो वह ठोस चट्टान बनकर नई ओशियानिक क्रस्ट यानी धरती की नई सतह का निर्माण करता है। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। सी फ्लोर स्प्रेडिंग की प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती, बल्कि यह लाखों वर्षों तक चलने वाली प्रक्रिया है। जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती रहती है तो नई बनी हुई धरती दोनों ओर फैलती जाती है। यह फैलाव प्लेट्स को और भी दूर धकेलता है। जैसे जैसे प्लेट्स दूर जाती हैं, उनके बीच और भी अधिक जगह बनती है, जिसे धरती के अंदर से और लावा भरता है और यह चक्र चलता रहता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रक्रिया केवल नए समुद्री तल का निर्माण ही नहीं करती, बल्कि इससे महासागर के तल का विस्तार भी होता है। हैरी हेस ने जब इस प्रक्रिया का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि अटलांटिक महासागर के तल में मिड अटलांटिक रिज के साथ साथ धरती की नई सतह का निर्माण हो रहा था। उन्होंने यह भी देखा कि महासागरों का तल हर साल कुछ सेंटीमीटर तक फैलता जा रहा था। इसका मतलब यह है कि धरती की सतह लगातार बदल रही है और महासागर के तल पर नई नई सतहें बनती जा रही हैं। इस प्रक्रिया को समझने के लिए आप इसे इस तरह सोच सकते हैं, जैसे एक ब्रेड रोटी का आटा जब बढ़ता है तो उसमें से दरारें बनती हैं और वह फैलने लगता है। ठीक वैसे ही प्लेट्स के बीच जब दरार बनती है और मैग्मा ऊपर आता है तो वह फैलता है और नई धरती बनाता है। यह नई धरती धीरे धीरे पुरानी धरती को धकेल देती है। अब सवाल यह है कि अगर धरती की नई परत बनती जा रही है तो पुरानी परत कहां जाती है? इसका जवाब है सबडक्शन जोन्स। जैसे जैसे नई धरती बनती है और प्लेट्स दूर होती हैं, पुरानी धरती महासागरों के किनारे पर जाकर सबडक्शन जोन्स में दूसरी प्लेट के नीचे धंसने लगती है। यह पुरानी धरती पिघलकर फिर से धरती के अंदर चली जाती है। इस तरह से सी फ्लोर स्प्रेडिंग और सबडक्शन की प्रक्रिया मिलकर एक निरंतर चक्र बनाती है, जिसमें नई धरती बनती है और पुरानी धरती पिघलती है। इस प्रक्रिया का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि जैसे जैसे समुद्र के तल पर नई धरती बनती है, प्लेट्स के बीच तनाव और घर्षण पैदा होता है। इस घर्षण के कारण समुद्र के तल पर भूकंपीय गतिविधियां भी होती हैं। साथ ही इस प्रक्रिया से समुद्र के तल पर पहाड़ और घाटियां भी बनती हैं, जिन्हें हम मिड ओशन रिजेस कहते हैं। मिड अटलांटिक रिज इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यह अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित धरती की सबसे लंबी पहाड़ी श्रृंखला है, जो पूरी तरह से पानी के नीचे है। यहां यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हो रही हैं और उनके बीच से मैग्मा आकर नई धरती का निर्माण कर रहा है। मिड अटलांटिक रिज पर हर साल प्लेट्स लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर तक दूर हो जाती है। इसका मतलब है कि हर साल महासागर के तल पर नई धरती बनती रहती है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि इस प्रक्रिया के कारण अटलांटिक महासागर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, क्योंकि प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं और नई ओशियानिक क्रस्ट बनती जा रही है। अब अगर हम इस प्रक्रिया के वैश्विक प्रभाव पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग का नतीजा यह होता है कि महासागरों का तल निरंतर बदलता रहता है। उदाहरण के लिए अटलांटिक महासागर धीरे धीरे फैल रहा है क्योंकि वहां प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो रही है। दूसरी ओर प्रशांत महासागर में सबडक्शन जोन्स के कारण प्लेट्स एक दूसरे के करीब जा रही हैं और वहां का महासागरीय तल सिकुड़ रहा है। इसके अलावा सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कारण कुछ अद्भुत घटनाएं भी होती हैं। जब प्लेट्स के बीच मैग्मा ऊपर आता है और ठंडा होकर नई धरती बनाता है तो समुद्र के तल पर पहाड़ों और घाटियों का निर्माण होता है। मिड अटलांटिक रिज के साथ साथ इस प्रक्रिया के कारण ऊंची नीची भू आकृतियां बनती हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े अंडर वाटर पहाड़ी श्रृंखलाओं में से एक है। लेकिन क्या यह प्रक्रिया सिर्फ नई धरती बनाने तक सीमित रहती है? नहीं, इसका एक और दिलचस्प पहलू है। जैसे जैसे प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती हैं और नई क्रस्ट बनती है, यह नई क्रस्ट समुद्र के किनारे वाली पुरानी क्रस्ट को धीरे धीरे धकेलती रहती है। एक समय ऐसा आता है कि पुरानी क्रस्ट सबडक्शन जोन्स में पहुंच जाती है, जहां यह दूसरी प्लेट के नीचे धंसने लगती है और अंततः धरती के अंदर पिघलकर गायब हो जाती है। इस तरह से नई धरती बनती है और पुरानी धरती पिघल जाती है, जिससे धरती की सतह हमेशा बदलती रहती है। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंटल डिवर्जेंट बाउंड्रीज की, जहां दो महाद्वीपीय प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए कि दो बड़े कॉन्टिनेंट्स जो करोड़ों सालों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे एक दूसरे से दूर शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे ये महाद्वीपीय प्लेट्स अलग होती हैं, उनके बीच एक विशाल दरार बनती है। इस दरार को रिफ्ट वैली कहा जाता है। यह प्रक्रिया न केवल कॉन्टिनेंट को विभाजित करती है, बल्कि इसके बीच में एक नई भूमि का निर्माण भी करती है, जहां धरती के अंदर से मैग्मा धीरे धीरे ऊपर उठता है और धरती की सतह पर नई परतें बनाता है। इस दरार में जो लावा ऊपर आता है वह ठंडा होकर नई भूमि का निर्माण करता है और यह प्रक्रिया लाखों सालों तक जारी रहती है। इसके नतीजे में एक लंबी और गहरी घाटी बनती है, जिसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं। इस प्रक्रिया से नए महाद्वीपीय हिस्से बनते हैं और साथ ही इस क्षेत्र में वोल्केनिक और भूकंपीय गतिविधियां भी आम होती हैं। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। यह अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में स्थित है और यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध रिफ्ट वैली में से एक है। यहां अफ्रीका महाद्वीप की अफ्रीकन प्लेट धीरे धीरे दो हिस्सों में विभाजित हो रही है, न्यूबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट।
यह प्रक्रिया बहुत धीमी है, लेकिन यह निश्चित रूप से हो रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया भविष्य में अफ्रीका महाद्वीप को 2 हिस्सों में विभाजित कर देगी और बीच में एक नया समुद्र बन सकता है। अब सोचिए, जब 2 महाद्वीपीय प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती हैं, तो उनके बीच जो जगह बनती है वह इतनी विशाल होती है कि वहां नई भू आकृतियां बनती हैं। यह स्थान धीरे धीरे गहरी घाटियों और बड़ी झीलों में बदलने लगता है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के साथ ऐसा ही हो रहा है, जहां अफ्रीकी महाद्वीप के 2 हिस्से अलग हो रहे हैं और इस दरार के बीच में वोल्केनोज और भूकंप जैसी भूगर्भीय गतिविधियां लगातार होती रहती हैं। इस रिफ्ट वैली की सबसे खास बात यह है कि इसके कारण न केवल भूभाग का निर्माण हो रहा है, बल्कि यहां बड़ी बड़ी झीलें भी बन रही हैं। उदाहरण के लिए लेक टंगनीका और लेक मलावी इसी रिफ्ट वैली के कारण बनी हैं। यह झीलें इतनी गहरी हैं कि वे दुनिया की सबसे गहरी झीलों में से एक हैं। इनके बनने की वजह वही है, प्लेट्स के दूर होते ही बीच में गहरी दरारें बन जाती हैं जो पानी से भर जाती हैं। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में न केवल झीलें और दरारें बन रही हैं, बल्कि यहां कई वोल्केनोज भी सक्रिय हैं। जब प्लेट्स के बीच तनाव बढ़ता है और मैग्मा धरती के नीचे से ऊपर की ओर धक्का खाता है, तो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। इस क्षेत्र में माउंट किलिमंजारो और माउंट केनिया जैसे बड़े वोल्केनोज इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बने हैं। ये ज्वालामुखी आज भी सक्रिय हैं और वैज्ञानिक मानते हैं कि ये भविष्य में भी विस्फोट करते रहेंगे, क्योंकि यहां प्लेट्स के बीच की गतिविधियां लगातार जारी हैं। अब सवाल यह है कि यह प्रक्रिया कितनी धीमी है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट हर साल लगभग कुछ मिलीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक फैलती है। इसका मतलब है कि यह प्रक्रिया बहुत धीमी है और इसे समझने के लिए हमें लाखों वर्षों के पैमाने पर सोचना होगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले 5 से 10 मिलियन ईयर्स में अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा पूरी तरह से अलग हो जाएगा और एक नया समुद्र बन जाएगा, जैसा कि आज का रेड सी है, जो अरेबियन प्लेट और अफ्रीकी प्लेट के अलग होने के कारण बना था। क्या आप सोच सकते हैं कि एक दिन अफ्रीका महाद्वीप के 2 हिस्से हो सकते हैं और वहां एक नया समुद्र बन सकता है? तो यह पूरी प्रक्रिया एक भूगर्भीय घटना है जिसे रिफ्ट वैली कहा जाता है। यह तब होती है जब 2 महाद्वीपीय प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती हैं और उनके बीच की दरार से नई धरती का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप नई झीलें, पहाड़, ज्वालामुखी और घाटियां बनती हैं जो धरती की सतह को बदल देती हैं। अब आते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पर, जहां प्लेट्स बगल बगल से खिसकती है। अब सोचिए कि 2 आइस स्केटर्स एक दूसरे के बगल से बड़ी तेजी से गुजरते हैं। जब उनके बीच घर्षण होता है तो वे अचानक हिलते हैं। यही होता है जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के बगल से खिसकती है। यह मूवमेंट बहुत ज्यादा घर्षण पैदा करती है और जब यह घर्षण टूटता है तो भूकंप आते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के बगल से खिसकती है तो इसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहा जाता है। इस प्रक्रिया में प्लेट्स न तो एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं और न ही एक दूसरे से दूर होती हैं, बल्कि वे एक दूसरे के बगल से धीरे धीरे खिसकती हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि जब 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के बगल से खिसकती हैं तो उनके बीच काफी घर्षण होता है। यह घर्षण एक समय तक दबाव को बढ़ाता रहता है और जब यह दबाव अचानक से रिलीज होता है तो धरती हिलने लगती है, यानी भूकंप आता है। इस तरह की भूगर्भीय घटना का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है सैन एंड्रियास फॉल्ट, जो कैलिफोर्निया में स्थित है। यह एक लंबी और जटिल फॉल्ट लाइन है जहां पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आपस में खिसक रही है। सैन एंड्रियास फॉल्ट प्रणाली धरती की सबसे बड़ी और सबसे सक्रिय ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में से एक है और यह कैलिफोर्निया के भूगर्भीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सैन एंड्रियास फॉल्ट के साथ क्या हो रहा है? यहां पर पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एक दूसरे के बगल से खिसकती है। पैसिफिक प्लेट दक्षिण पूर्व की ओर खिसक रही है, जबकि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है। इस लगातार खिसकने की प्रक्रिया से उनके बीच भारी घर्षण और तनाव उत्पन्न होता है। चूंकि प्लेट्स की सतहें असमान और खुरदुरी होती हैं, वे एक साथ बंधी रहती हैं और कई सालों तक बहुत धीमी गति से खिसकती हैं। लेकिन जैसे जैसे यह घर्षण और दबाव बढ़ता है, एक समय ऐसा आता है जब अचानक यह दबाव टूट जाता है और प्लेट्स अचानक से खिसकने लगती हैं। यह झटका इतना शक्तिशाली होता है कि धरती हिलने लगती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। सैन एंड्रियास फॉल्ट प्रणाली के कारण कैलिफोर्निया में भूकंप आना कोई नई बात नहीं है। इस क्षेत्र में हर साल कई छोटे और बड़े भूकंप आते हैं, क्योंकि प्लेट्स के बीच लगातार हलचल होती रहती है। कभी कभी ये भूकंप इतने बड़े होते हैं कि इनसे भारी तबाही मच जाती है। उदाहरण के तौर पर 1906 का सैन फ्रांसिस्को भूकंप एक ऐतिहासिक घटना है, जिसमें सैन एंड्रियास फॉल्ट के अचानक खिसकने के कारण बड़ा भूकंप आया और सैन फ्रांसिस्को शहर को भारी नुकसान हुआ। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसकी तीव्रता 7.9 मानी जाती है और इससे पूरे शहर में आग लग गई थी, जिससे भारी तबाही हुई। सैन एंड्रियास फॉल्ट की एक और दिलचस्प बात यह है कि यह इतनी लंबी है कि यह कैलिफोर्निया के कई हिस्सों से होकर गुजरती है। इस फॉल्ट लाइन की कुल लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है और यह दक्षिणी कैलिफोर्निया से शुरू होकर उत्तर की ओर जाती है। इसका मतलब है कि इस फॉल्ट लाइन के आसपास रहने वाले लाखों लोग हमेशा भूकंप के खतरे में रहते हैं। क्या आप जानते हैं, वैज्ञानिक मानते हैं कि सैन एंड्रियास फॉल्ट पर कभी भी बिग वन नामक भूकंप आ सकता है।
यह वह संभावित भूकंप है जो इतना बड़ा होगा कि इससे कैलिफोर्निया में भारी तबाही मच सकती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह भूकंप 8.0 या उससे ज्यादा की तीव्रता का हो सकता है और इससे पूरा क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। इस भूकंप का खतरा इसलिए भी अधिक है क्योंकि सैन एंड्रियास फॉल्ट पर प्लेट्स के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और एक समय पर यह तनाव बहुत बड़े भूकंप का कारण बन सकता है। अब अगर हम इस प्रक्रिया को और समझें तो जब प्लेट्स एक दूसरे के बगल से खिसकती है तो उनके बीच के घर्षण से केवल भूकंप ही नहीं आते बल्कि यह धरती की सतह पर दरारें और असमानताएं भी बनाती हैं। सैन एंड्रियास फॉल्ट के साथ साथ कई स्थानों पर आप जमीन पर बड़ी दरारें देख सकते हैं जो यह संकेत देती हैं कि यहां प्लेट्स के बीच निरंतर हलचल होती रहती है। तो संक्षेप में सैन एंड्रियास फॉल्ट एक सक्रिय और खतरनाक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है जहां पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आपस में बगल से खिसक रही है। यह खिसकने की प्रक्रिया भूकंपों का कारण बनती है और यही वजह है कि कैलिफोर्निया भूकंप के लिए बहुत संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। तो अब तक हमने समझा कि हमारी धरती कितनी अनोखी है। यह सिर्फ स्थिर जमीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि कई बड़े बड़े टुकड़ों में बंटी हुई है जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स हमेशा हिलती रहती हैं, धीरे धीरे हमारी नजरों से छुपकर। इन प्लेट्स की गति के कारण ही धरती पर पर्वत बनते हैं, भूकंप आते हैं और महासागर फैलते हैं। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी धरती की प्लेट्स कैसे और क्यों हिलती है और इनकी इस गति का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्यों नहीं पड़ता। चलिए, इस पर चर्चा करने से पहले एक सवाल उठता है। जिस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की क्रस्ट के टुकड़े मेंटल के अंदर की हलचल से धीरे धीरे और लगातार गति में रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ए, महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। बी, पेंजिया का सिद्धांत। सी, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स। डी, प्लेट सीमाओं का सिद्धांत, प्लेट बाउंड्रीज। अब चलिए इस सवाल पर ध्यान देते हैं। इसे सही से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर धरती के बारे में जानना होगा। अब सोचिए, धरती की सतह यानी क्रस्ट क्या कोई ठोस और स्थिर परत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक भ्रम हो सकता है कि हमारी धरती की सतह स्थिर है क्योंकि हम इसे अपनी आंखों से हिलता हुआ नहीं देखते, लेकिन असलियत में धरती की सतह कई बड़े बड़े टुकड़ों में बंटी हुई है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। अब ये प्लेट्स कोई पत्थर के टुकड़े नहीं है बल्कि यह महाद्वीपों और महासागरों के नीचे की परतें हैं जो हमेशा हलचल में रहती हैं। यह हलचल धीमी होती है, इतनी धीमी कि यह केवल कुछ सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती है, लेकिन यह प्रक्रिया कभी रुकती नहीं। अब सवाल उठता है, ये प्लेट्स हिलती क्यों हैं? इसका जवाब धरती के अंदर छिपा हुआ है। धरती की सतह के ठीक नीचे है मैंटल, जो बहुत गर्म और तरल रूप में है। मैंटल के अंदर गर्मी और दबाव के कारण लावा जैसे पदार्थ लगातार ऊपर की ओर धक्का खाते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक मोटी दलिया, पॉरेज, धीमी आंच पर लगातार हिल रही हो। इस हलचल की वजह से हमारी प्लेट्स भी अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहती बल्कि खिसकती रहती हैं। अब ध्यान दीजिए, इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यह नाम सुना है? यह वही सिद्धांत है जिसे एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में पेश किया था। उन्होंने कहा था कि एक समय पर सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे जिसे उन्होंने पैंगिया नाम दिया था और धीरे धीरे ये अलग हो गए। हां, यह सही है कि इस सिद्धांत ने आगे चलकर प्लेट टेक्टोनिक्स के विचार को जन्म दिया, लेकिन यह पूरी तरह से सही उत्तर नहीं है क्योंकि इसमें प्लेट्स के लगातार हिलने की प्रक्रिया का जिक्र नहीं है। बी, पैंगेया। यह नाम उसी विशाल महाद्वीप का है जो करोड़ों साल पहले धरती पर मौजूद था जब सारे महाद्वीप एक जगह पर थे, लेकिन यह केवल एक भूगर्भीय इतिहास का हिस्सा है और प्लेट्स के निरंतर गति से हिलने की थ्योरी नहीं है, इसलिए यह उत्तर भी सही नहीं है। सी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। अब आते हैं सही उत्तर पर। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी वह सिद्धांत है जो यह बताता है कि हमारी धरती की सतह के ये टुकड़े यानी टेक्टोनिक प्लेट्स मैंटल के अंदर की हलचल के कारण लगातार धीमी गति से हिलते रहते हैं। इस प्रक्रिया से धरती पर भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और महाद्वीपों का विस्तार या संकुचन होता है। यह थ्योरी बताती है कि धरती की सतह के ये हिस्से कभी स्थिर नहीं रहते और मेंटल की अंदरूनी गतिविधियों के कारण हमेशा गति में रहते हैं। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि महाद्वीप और महासागर खिसक रहे हैं? नहीं, क्योंकि यह गति बहुत धीमी है, केवल कुछ सेंटीमीटर प्रतिवर्ष, लेकिन लाखों करोड़ों सालों में यह प्रक्रिया पूरी धरती की संरचना को बदल देती है। उदाहरण के तौर पर महाद्वीपों की लगातार गति से नए पर्वत बनते हैं, महासागर फैलते और सिकुड़ते हैं और धरती की भू आकृतियां बदल जाती हैं। डी, प्लेट बाउंड्रीज। यह केवल एक भूगर्भीय शब्द है जो उन सीमाओं को दर्शाता है जहां टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। यह सही उत्तर नहीं है क्योंकि यह सिर्फ बाउंड्रीज का उल्लेख करता है, प्लेट्स के गति की पूरी अवधारणा को नहीं समझाता। जरा सोचिए, आप आराम से अपने कमरे में बैठे हैं और अचानक से जमीन हिलने लगती है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ हिलने लगता है, दीवारें, फर्नीचर और यहां तक कि आप भी। क्या यह डरावना नहीं है? पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह जमीन हिलती क्यों है? क्या जमीन का हिलना कोई जादू है या इसके पीछे कोई विज्ञान है? भूकंप वही घटना है जब धरती की सतह अचानक से हिलने लगती है, लेकिन सवाल यह है कि यह जमीन क्यों हिलती है। चलिए इसे समझते हैं।
मान लीजिए आपके पास एक सूखी लकड़ी की छड़ी है। अब अगर आप इस लकड़ी को धीरे धीरे दोनों तरफ से मोड़ने की कोशिश करें तो यह एक समय के बाद टूट जाएगी। जिस समय यह लकड़ी टूटती है उस समय एक झटका लगता है ना? कुछ ऐसा ही हमारी धरती के अंदर होता है। अब सवाल यह है, धरती के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे यह टूटती है या हिलती है? हमारी धरती की सतह कई बड़े बड़े टुकड़ों में बंटी हुई है जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स हमेशा हिलती रहती हैं, लेकिन यह गति इतनी धीमी होती है कि हमें इसका पता नहीं चलता। ये प्लेट्स कभी आपस में टकराती हैं, कभी दूर होती हैं और कभी बगल से खिसकती है। जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं या खिसकती हैं तो उनके बीच घर्षण होता है जिससे स्ट्रेस पैदा होता है। अब ठीक उस लकड़ी की छड़ी की तरह जो आप मोड़ रहे थे, प्लेट्स के बीच भी यह तनाव एक सीमा तक बढ़ता रहता है। एक समय पर जब प्लेट्स के बीच का तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो यह अचानक से रिलीज हो जाता है। यही वह समय होता है जब प्लेट्स खिसकती हैं और धरती की सतह हिलने लगती है। इसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप के कारण समझने के लिए सबसे पहले जरा यह कल्पना कीजिए कि आप किसी बड़े मेले में ट्रैम्पोलिन पर खड़े हैं। अगर कोई ट्रैम्पोलिन के एक कोने पर जोर से कूदे तो आप ट्रैम्पोलिन के दूसरे कोने पर खड़े होते हुए भी हिलने लगते हैं। अब इस उदाहरण को हमारी धरती पर लागू करते हैं। हमारी धरती की सतह भी ट्रैम्पोलिन की तरह काम करती है, लेकिन यह ट्रैम्पोलिन ठोस नहीं है। यह कई बड़े टुकड़ों में बंटी हुई है जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जब यह प्लेट्स अचानक से खिसकती है तो इनकी ऊर्जा धरती की सतह तक पहुंचती है और धरती हिलने लगती है। यही है भूकंप की प्रक्रिया। सबसे बड़ा कारण टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना है। ये प्लेट्स हमारे पैरों के नीचे लगातार धीमी गति से हिलती रहती हैं। जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं, दूर होती हैं या बगल से खिसकती हैं तो उनके बीच तनाव बढ़ता है। यह तनाव बहुत समय तक जमा रहता है और फिर अचानक प्लेट्स टूटती हैं या खिसक जाती हैं, जिससे भूकंप आते हैं। इसे इस तरह समझिए जैसे किसी रस्सी को खींचते खींचते अचानक से छोड़ दिया जाए जिससे झटका लगे। इसके अलावा एक और कारण ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उस समय भी धरती हिलने लगती है। यह इसलिए होता है क्योंकि ज्वालामुखी के फटने से अंदर की सारी गर्म गैसें और लावा बाहर आने लगता है। इस दौरान अंदर की ऊर्जा धरती की सतह पर छोड़ दी जाती है, जिससे छोटे या बड़े भूकंप आ सकते हैं। अब जरा सोचिए कि मानव गतिविधियां भी भूकंप का कारण बन सकती हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इंसान की कई गतिविधियां भी धरती में हलचल पैदा कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम भूमिगत खनिज निकालते हैं, जैसे कि खनन, माइनिंग या बड़े बांधों का निर्माण करते हैं, तो इससे भी धरती में दरारें या हलचल हो सकती है। यह हलचल छोटी छोटी झटकों या भूकंप का रूप ले सकती है। इसे इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स कहा जाता है। क्या आपको लगता है कि मानव गतिविधियां भी धरती को हिला सकती हैं? मानव गतिविधियों के कारण होने वाले भूकंपों में अब एक और अनोखा उदाहरण सामने आया है, जिसे स्विफ्ट क्वेक नाम दिया गया है। यह घटना तब हुई जब एक हालिया टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट सिएटल के डाउनटाउन में आयोजित किया गया, जिसने जमीन को इतनी ताकत से हिलाया कि इसका असर एक भूकंप जैसा महसूस हुआ। इस भूकंप की तीव्रता लगभग 2.3 रिक्टर स्केल मापी गई। कॉन्सर्ट में लगभग 70,000 लोगों की भीड़ जुटी थी और जब भीड़ ने तेज संगीत और जोशीले माहौल में उछल कूद और नाचना शुरू किया तो इसके कारण जमीन में हलचल पैदा हुई। पैसिफिक नॉर्थवेस्ट सिस्मिक नेटवर्क, जो इस क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी करता है, इस घटना से चौंक गया। वेस्टर्न वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की सिस्मोलॉजिस्ट जैकी कैप्लान ऑनरबैक ने बताया कि जमीन में होने वाली हलचल को मापा गया और इसे रिक्टर स्केल पर अनुवादित किया गया। स्विफ्ट क्वेक ने लगभग 0.011 मीटर प्रति सेकंड वर्ग की अधिकतम ग्राउंड एक्सेलरेशन दर्ज की, जो कि 2011 में हुए बीस्ट क्वेक की तरह थी, जिसकी तीव्रता लगभग 2.0 मापी गई थी। इस भूकंप को उसी सिस्मिक स्टेशन ने दर्ज किया जो लुमेन फील्ड के बाहर स्थित है, जहां यह कॉन्सर्ट हुआ। यह घटना यह दिखाती है कि कैसे बड़े पैमाने पर होने वाली मानव गतिविधियां, जैसे संगीत कार्यक्रमों में भारी भीड़ का इकट्ठा होना और सामूहिक रूप से कूदना उछलना, जमीन को इतनी ताकत से हिला सकता है कि यह छोटे पैमाने के भूकंप जैसा महसूस हो। यह उदाहरण दिखाता है कि मानव गतिविधियां भी कभी-कभी प्राकृतिक आपदाओं की तरह प्रभाव डाल सकती हैं। धरती के अंदर कई जगह पर ऐसी दरारें भी होती हैं जिन्हें फॉल्ट लाइंस कहा जाता है। जब प्लेट्स के बीच यह दरारें एक दूसरे के खिलाफ हिलती हैं या रगड़ती हैं तो इससे भी भूकंप आते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कैलिफोर्निया में स्थित सैन एंड्रियास फॉल्ट है। यहां पर पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एक दूसरे के बगल से खिसकते हैं और यह हलचल हर साल छोटे बड़े भूकंपों का कारण बनती है। कभी कभी भूस्खलन भी भूकंप का कारण बन सकता है। जब भारी बारिश या किसी और कारण से पहाड़ों से चट्टानें और मिट्टी नीचे गिरने लगती हैं तो इससे भी धरती पर झटके महसूस हो सकते हैं। यह हलचल छोटे पैमाने पर होती है, लेकिन प्रभावित क्षेत्र में यह बड़ी हलचल पैदा कर सकती है। तो इस प्रकार भूकंप के कई कारण हो सकते हैं: टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना, ज्वालामुखी विस्फोट, मानव गतिविधियां, फॉल्ट लाइंस और भूस्खलन। जब भूकंप आता है तो धरती की सतह पर दो मुख्य प्रकार की तरंगें महसूस की जाती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। ये तरंगें भूकंप के दौरान धरती के अंदर से उत्पन्न होती हैं और हमारी सतह तक पहुंचती हैं।
अब आप इसे इस तरह से समझें कि जब धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकती हैं या टूटती हैं तो एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो धरती की सतह पर तरंगों के रूप में फैलती है। सबसे पहले बात करते हैं उन तरंगों की जो सबसे पहले महसूस होती हैं। इन्हें पी वेव्स या प्राथमिक तरंगें कहते हैं। जैसे ही प्लेट्स के बीच टकराव या हलचल होती है, सबसे पहले यह तरंगें धरती की सतह तक पहुंचती हैं। ये तरंगें इतनी तेज गति से चलती हैं कि इन्हें प्राथमिक कहा जाता है। इनकी गति लगभग 6 से 8 किमी प्रति सेकंड होती है और यह धरती के हर प्रकार के माध्यम, चाहे वह ठोस हो, तरल हो या गैस, से गुजर सकती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी झूले की रस्सी को जोर से खींचा जाए और फिर छोड़ दिया जाए जिससे रस्सी आगे पीछे खींचने लगे। पी वेव्स भी कुछ इसी प्रकार काम करती हैं। ये धरती को कंप्रेस करती हैं और फिर फैलाती है। लेकिन जमीन पर जब यह तरंगें पहुंचती हैं तो हल्का झटका महसूस होता है, लेकिन इनसे ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसके बाद आती हैं एस वेव्स, जिन्हें सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगें कहा जाता है। ये तरंगें पी वेव्स के बाद पहुंचती हैं और इनकी गति अपेक्षाकृत धीमी होती है, लगभग 4 से 5 किमी प्रति सेकंड। ये तरंगें ठोस माध्यम से तो गुजर सकती हैं, लेकिन तरल या गैस से नहीं। इसलिए जब यह धरती के तरल बाहरी कोर तक पहुंचती है तो वहीं रुक जाती है। अब इन तरंगों का असर ज्यादा होता है क्योंकि यह धरती की सतह को ऊपर नीचे या दाएं बाएं हिलाती है। इसे इस तरह समझिए कि जब आप रस्सी को हिलाकर उसमें लहरें पैदा करते हैं तो वह ऊपर नीचे होती है। एस वेव्स धरती को इसी प्रकार से हिलाती है और यही कारण है कि यह तरंगें जमीन पर अधिक क्षति पहुंचाती हैं। जैसे ही एस वेव्स सतह पर पहुंचती हैं, जमीन तेजी से हिलने लगती है और हमें लगता है कि अब असली भूकंप शुरू हो गया है। इमारतें, सड़कें और पुल इस झटके से टूटने लगते हैं। अगर आपने कभी भूकंप के दौरान जमीन को जोर से हिलते हुए देखा या महसूस किया हो तो यह एस वेव्स का प्रभाव होता है। अब यहां पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि पी वेव्स और एस वेव्स में मुख्य अंतर क्या है। पी वेव्स सबसे तेज होती हैं और इनसे हल्का झटका महसूस होता है, जबकि एस वेव्स धीरे धीरे आती हैं और जमीन को बुरी तरह से हिला देती है। इसके अलावा पी वेव्स धरती के ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती है, जबकि एस वेव्स सिर्फ ठोस माध्यम से गुजर पाती है। यही कारण है कि जब एस वेव्स आती हैं तो धरती की सतह पर ज्यादा क्षति होती है। अब जरा सोचिए, जब भूकंप आता है तो सबसे पहले हमें हल्का झटका क्यों महसूस होता है और फिर अचानक से जमीन जोर से क्यों हिलने लगती है? इसका कारण यही है कि पी वेव्स सबसे पहले पहुंचती हैं और उसके बाद एस वेव्स धरती को झटका देती हैं। आपने कभी सोचा है कि भूकंप की तीव्रता का अंदाजा कैसे लगाया जाता है? वैज्ञानिक पी वेव्स और एस वेव्स के समय और गति को मापकर यह पता लगाते हैं कि भूकंप कहां से शुरू हुआ और इसकी तीव्रता कितनी थी। ये तरंगें धरती के अंदर से निकलकर सतह तक पहुंचती हैं और हमें यह समझने में मदद करती हैं कि भूकंप का प्रभाव कितना व्यापक था। इस प्रकार पी वेव्स और एस वेव्स भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण तरंगें हैं, जिनके आधार पर वैज्ञानिक भूकंप की जानकारी जुटाते हैं और यह समझ पाते हैं कि धरती पर यह कैसे असर डालती है। चलिए अब हम भूकंप के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करते हैं, एपिसेंटर और फोकस। जब भूकंप आता है तो अक्सर आप सुनते हैं कि उसका केंद्र कहां था और कौन कौन से इलाके इससे प्रभावित हुए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भूकंप की शुरुआत कहां से होती है और इसका सबसे अधिक असर कहां पड़ता है? आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच तनाव बहुत बढ़ जाता है तो एक बिंदु पर वह तनाव अचानक टूट जाता है और प्लेट्स खिसक जाती है। यहीं से भूकंप की शुरुआत होती है। जिस बिंदु पर प्लेट्स के बीच यह खिसकाव या टूटना होता है उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है। आप इसे धरती के अंदर वह जगह समझ सकते हैं जहां से सारी ऊर्जा निकलकर धरती की सतह तक पहुंचती है। यह बिंदु आमतौर पर धरती की गहराई में होता है और यहीं से भूकंपीय तरंगें फैलती हैं। अब फोकस से निकलने वाली तरंगें जब ऊपर की ओर धरती की सतह तक पहुंचती है तो जिस जगह पर यह सबसे पहले पहुंचती है उसे एपिसेंटर कहा जाता है। यह वह स्थान होता है जो भूकंप का सबसे ज्यादा असर महसूस करता है, क्योंकि यहां तरंगों की ऊर्जा सबसे पहले और सबसे ज्यादा पहुंचती है। एपिसेंटर धरती की सतह पर होता है, जबकि फोकस धरती के अंदर गहराई में होता है। इसे इस तरह समझिए कि फोकस वह जगह है जहां से भूकंप की हलचल शुरू होती है और एपिसेंटर वह जगह है जहां इसका असर सबसे पहले और सबसे तेजी से महसूस किया जाता है। अब इसे जीवन से जुड़े एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक तालाब में कंकड़ फेंकते हैं। जब कंकड़ पानी में गिरता है तो उसका बिंदु वह जगह है जहां कंकड़ पानी से टकराता है, यह है फोकस। इसके बाद जो लहरें पानी की सतह पर फैलती हैं वे उस बिंदु से शुरू होती हैं और जिस जगह पर सबसे पहले लहरों का असर पड़ता है वह है एपिसेंटर। ठीक इसी तरह जब प्लेट्स के बीच अंदरूनी खिसकाव होता है तो सबसे पहले अंदर गहराई में फोकस बनता है और फिर तरंगें धरती की सतह तक पहुंचती हैं जहां एपिसेंटर होता है। अब जरा सोचिए, जब भूकंप आता है और आपने खबरों में सुना होगा कि इसका एपिसेंटर किसी शहर के पास था, तो क्या आपको पता है कि उस इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान क्यों हुआ? इसका कारण यह है कि एपिसेंटर पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले और सबसे ज्यादा ताकत के साथ पहुंचती हैं, जिससे उस क्षेत्र को अधिक नुकसान होता है। फोकस और एपिसेंटर के बीच की दूरी जितनी कम होती है उतना ही अधिक नुकसान होता है, क्योंकि तरंगों की ऊर्जा सीधे सतह तक पहुंच जाती है।
लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एपिसेंटर वाला इलाका ही प्रभावित हो। भूकंप की तरंगें एपिसेंटर से दूर दूर तक फैलती हैं और कई इलाकों को प्रभावित कर सकती हैं। जैसे जैसे तरंगें एपिसेंटर से दूर जाती हैं, उनका असर कम होता जाता है, लेकिन फिर भी बड़े भूकंपों में यह असर सैकड़ों किलोमीटर तक महसूस किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि फोकस और एपिसेंटर के बीच की दूरी क्या फर्क डालती है। यदि फोकस धरती की सतह से बहुत गहराई में होता है तो उसकी तरंगें धरती की सतह तक पहुंचने में ऊर्जा खो देती है और ज्यादा नुकसान नहीं करती। लेकिन अगर फोकस सतह के बहुत करीब होता है तो यह तरंगें सीधे सतह पर पहुंचकर अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। यही कारण है कि जब भूकंप का एपिसेंटर किसी आबादी वाले क्षेत्र के पास होता है और उसका फोकस सतह के बहुत पास होता है तो भूकंप का असर बहुत गंभीर हो सकता है। तो जब हम भूकंप की बात करते हैं तो एपिसेंटर वह जगह है जहां धरती की सतह पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा असर महसूस होता है, और फोकस वह गहराई है जहां से यह हलचल शुरू होती है। इन दोनों का भूकंप के असर और उसकी तीव्रता में बहुत बड़ा योगदान होता है। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि एपिसेंटर और फोकस के बीच क्या संबंध है और यह कैसे भूकंप के प्रभाव को निर्धारित करता है। अब हम यह समझते हैं कि भूकंप की तीव्रता और उसके असर को मापने के लिए कौन कौन से पैमाने, स्केल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके बीच क्या अंतर है। जब भी कोई भूकंप आता है तो अक्सर हम सुनते हैं कि इसे 6.5 तीव्रता का भूकंप कहा जा रहा है या भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसे मापा जाता है और इसके पीछे कौन से पैमाने काम करते हैं। भूकंप को मापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के पैमाने उपयोग किए जाते हैं, रिक्टर स्केल और मर्काली इंटेंसिटी स्केल। दोनों पैमानों का उद्देश्य भूकंप की तीव्रता और इसके असर को मापना है, लेकिन दोनों इसे अलग अलग तरीकों से करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिक्टर स्केल की, जो शायद सबसे अधिक सुना जाने वाला नाम है जब भी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिक्टर स्केल 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर द्वारा विकसित किया गया था और यह पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापता है जो भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा पर आधारित होती है। इस पैमाने पर भूकंप को एक संख्या के रूप में मापा जाता है और यह संख्या दशमलव में होती है, जैसे 5.0, 6.5 या 7.0। अब इस पैमाने की खास बात यह है कि यह लॉगरिथमिक स्केल है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे संख्या बढ़ती है भूकंप की तीव्रता कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी भूकंप की तीव्रता 5.0 है और दूसरे भूकंप की तीव्रता 6.0 है तो 6.0 का भूकंप 5.0 के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ऊर्जा छोड़ता है। इसी तरह 7.0 का भूकंप 6.0 के मुकाबले 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। यह पैमाना सीधे उस ऊर्जा को मापता है जो भूकंप के दौरान धरती की सतह से बाहर निकलती है। इसका फायदा यह है कि इससे वैज्ञानिक यह समझ सकते हैं कि भूकंप से कितनी ऊर्जा रिलीज हुई और इसकी तीव्रता कितनी थी। अब सवाल यह उठता है कि अगर रिक्टर स्केल ऊर्जा मापता है तो क्या इससे भूकंप के असर का पता चलता है? जवाब है नहीं। यह पैमाना केवल ऊर्जा मापता है, लेकिन इससे यह नहीं पता चलता कि धरती की सतह पर इसका असर कितना हुआ। अब यहां आता है दूसरा पैमाना, मर्कली इंटेंसिटी स्केल। यह पैमाना भूकंप के असर को मापता है, यानी धरती की सतह पर भूकंप से कितना नुकसान हुआ, कितने लोग प्रभावित हुए और क्या क्या चीजें तबाह हुई। मर्कली स्केल को 1902 में इतालवी वैज्ञानिक जुसेप्पे मर्कली ने विकसित किया था और यह एक सब्जेक्टिव स्केल है, यानी यह भूकंप के असर को लोगों के अनुभव और नुकसान के आधार पर मापता है। मर्कली स्केल 12 श्रेणियों में विभाजित है, जहां 1 का मतलब है कि भूकंप बहुत हल्का था और इसे शायद ही किसी ने महसूस किया, जबकि 12 का मतलब है कि भूकंप से पूरा क्षेत्र तबाह हो गया और जबरदस्त नुकसान हुआ। इस पैमाने पर भूकंप का असर आसपास के इलाकों, इमारतों और मानव जीवन पर आधारित होता है। इस पैमाने का फायदा यह है कि यह बताने में मदद करता है कि एक विशेष क्षेत्र में भूकंप का प्रभाव कितना ज्यादा था। मान लीजिए कि दो जगहों पर एक ही तीव्रता का भूकंप आता है, जैसे 7.0 का भूकंप, लेकिन एक जगह पर इमारतें अच्छी तरह से बनी होती हैं और दूसरी जगह पर कमजोर होती है। अब भूकंप का असर इन दोनों जगहों पर अलग अलग होगा। जहां इमारतें मजबूत हैं वहां कम नुकसान होगा, जबकि दूसरी जगह पर ज्यादा नुकसान हो सकता है। मर्कली स्केल ऐसे ही प्रभावों को मापता है ताकि यह समझा जा सके कि एक विशेष क्षेत्र पर भूकंप का असर कैसा था। अब आप देख सकते हैं कि दोनों पैमाने, रिक्टर स्केल और मर्कली इंटेंसिटी स्केल, कितने अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। रिक्टर स्केल जहां वैज्ञानिक और गणितीय दृष्टिकोण से भूकंप की ऊर्जा मापता है, वहीं मर्कली स्केल लोगों के अनुभव और भूकंप से हुए नुकसान के आधार पर इसके असर को मापता है। रिक्टर स्केल पूरी तरह से भूकंप की तीव्रता को मापता है, जबकि मर्कली स्केल यह बताता है कि धरती की सतह पर इसका असर कितना हुआ। अब यहां एक सवाल उठता है कि कौन सा पैमाना अधिक उपयोगी है। इसका जवाब यह है कि दोनों ही पैमाने अपने अपने तरीके से महत्वपूर्ण हैं। अगर वैज्ञानिकों को भूकंप की ऊर्जा का अध्ययन करना है और यह समझना है कि भूकंप की तीव्रता क्या थी, तो रिक्टर स्केल सबसे उपयुक्त है। वहीं अगर यह जानना है कि किस क्षेत्र पर भूकंप का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा और कहां कहां सबसे अधिक नुकसान हुआ, तो मर्कली इंटेंसिटी स्केल अधिक उपयोगी है।
इस तरह इन दोनों पैमानों का उपयोग भूकंप के बारे में पूरी जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है। रिक्टर स्केल से ऊर्जा और तीव्रता का अंदाजा लगाया जाता है, जबकि मर्कली इंटेंसिटी स्केल से भूकंप के वास्तविक असर का पता चलता है।